6 अप्रैल 2026 रात के 8 बज रहे थे। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में एक कमरे में दर्जनों वैज्ञानिक खड़े थे। कोई बैठा हुआ नहीं था, कोई बात नहीं कर रहा था। सबकी आंखें एक स्क्रीन पर थी। बाहर बंगाल की खाड़ी की लहरें उसी तरह से आ जा रही थी जैसे हमेशा आती हैं, लेकिन उस कमरे के अंदर वक्त जैसे रुक गया था। और फिर रात 8:25 पर स्क्रीन पर एक सिग्नल आता है। एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन खुद को सस्टेन करने लगी। जो न्यूट्रॉन निकला उसने दूसरा फिजन किया और उससे जो न्यूट्रॉन निकला उसने तीसरा, और ये सिलसिला बिना किसी बाहरी मदद के चलता रहा। फिजिक्स की भाषा में इसे क्रिटिकलिटी कहते हैं। और उस रात भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर ने अपनी पहली क्रिटिकलिटी हासिल की। उस कमरे में जो खुशी थी वो सिर्फ उस दिन की नहीं थी, वो 70 साल पुराने एक सपने का सच था। वो एक ऐसे इंसान के सपने की थी जो खुद उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा की। Under Conference President Professor Babar of India and United Nations Secretary General Hammarskjöld. The immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy. जिन्होंने सपना देखा भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जिन्होंने सपना देखा भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का, वो इंसान 1954 में 7 साल पहले जन्मे देश में खड़े होकर कह रहा था कि हम थोरियम से 400 सालों की एनर्जी बनाएंगे। दोस्तों, मैं हूं हर्षित और चलिए उस सफर को शुरू करते हैं जो आज से 70 साल पहले 1954 में शुरू हुआ, भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का। साथ में ये भी देखेंगे कि आखिर फास्ट ब्रीड रिएक्टर है क्या और कैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान इसे बनाने में कैसे फेल हुए और कैसे भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसके पास फास्ट ब्रीड रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, संयोग कहिए या किस्मत, 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। भाभा भारत में थे और यहीं रह गए, क्योंकि अगर होमी भाभा यूरोप में होते तो शायद भारत का न्यूक्लियर प्लांट आज वहां नहीं होता जहां आज हम खड़े हैं। भारत वापस आकर होमी भाभा ने वो काम किया जो बहुत कम लोग समझते थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्हें समझाना शुरू किया कि भारत को साइंस चाहिए, फंडामेंटल रिसर्च, न्यूक्लियर एनर्जी। नेहरू समझदार थे, उन्होंने सुना और 1945 में भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की मुंबई में। और 1948 में आज़ादी के एक साल बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया शुरू किया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है नवंबर 1954। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस थी, पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उसमें नेहरू भी थे। भाभा खड़े हुए और उन्होंने वो बात बोली जो उस समय पागलपन लग सकती थी। How did he think of that in 1951 when India was a very poor country, had nothing to offer in terms of money or facilities for most scientists? उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया का सिर्फ 1 से 2% यूरेनियम है और अगर हम यूरेनियम का यूज करके बिजली बनाते हैं तो हम पूरी जिंदगी किसी न किसी देश पे निर्भर रहेंगे। उन्होंने कहा भारत के पास दुनिया का 25% से ज़्यादा थोरियम रिजर्व मौजूद है, तो प्लान ये होना चाहिए कि हम यूरेनियम से शुरू करें, फिर प्लूटोनियम बनाएं और फिर प्लूटोनियम से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाएं जो यूरेनियम से ज़्यादा फ्यूल बनाएं, और जब इनफ फिसल मटेरियल हो जाए तब थोरियम को फ्यूल बनाओ। और थोरियम से इतनी एनर्जी मिल सकती है कि भारत सैकड़ों सालों तक बिना किसी बाहरी मदद के चल सके। होमी भाभा का अनुमान था कि थोरियम से भारत को 500 गीगावाट एनर्जी पूरे 400 सालों तक मिलती रहेगी। 1958 इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्लान को ऑफिशियली अडॉप्ट किया। ये वो समय था जब भारत के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तब नेहरू जी ने इस विजन को समझा और पहला स्टेज शुरू हुआ, हैवी वाटर रिएक्टर। और आज भारत के पास ऐसे 20 रिएक्टर मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। दूसरा स्टेज होता है फास्ट ब्रीड रिएक्टर। दूसरा स्टेज देखने के लिए होमी भाभा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विजन बचा रहा। उनके बाद आने वाले वैज्ञानिकों ने इसका बीड़ा उठाया और 6 अप्रैल 2026 को कलपक्कम, चेन्नई से 80 किलोमीटर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटा सा कस्बा, वहां पर भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हुआ। सोचो, इससे पहले दुनिया में फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ।
अमेरिका ने ट्राई किया और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, लेकिन नतीजा फेल। फिर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान के तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आग तक लग गई और प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। पूरी दुनिया में रसिया के अलावा भारत दूसरा देश बन गया जिसके पास फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी मौजूद है, मात्र $1 बिलियन का खर्च कर। पहली बार डेडलाइन थी 2010, फिर 2014, फिर 2019 और फाइनली 2026 में ये बनकर तैयार हुआ। पूरा 16 साल का डिले, क्योंकि इसे बनाना इतना आसान नहीं था। जब दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले देश फेल हो गए तो हमें समझना होगा कि इसे बनाना कितना कठिन रहा होगा। इसे बनाने की डिफिकल्टी को समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है। कल्पना कीजिए आपके पास एक जादुई चूल्हा है जिसमें आप 1 किलो कोयले का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। खाना बनाते समय आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन खाना बनाने के बाद आपको राख नहीं मिलती, तो आपको राख के बजाय 1.5 किलो नया और बेहतर कोयला मिलता है। न्यूक्लियर साइंस की भाषा में इसी जादुई चूल्हे को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। दुनिया भर में जो आम परमाणु रिएक्टर होते हैं उन्हें थर्मल रिएक्टर भी कहते हैं। वो यूरेनियम से चलते हैं, लेकिन यूरेनियम का एक नखरा है। नेचुरली रूप से प्राप्त यूरेनियम में 0.7% यूरेनियम-235 होता है और यही यूरेनियम-235 फिजन रिएक्शन में यूज होता है, यानी कि आसानी से जलता है। जबकि 99.3% यूरेनियम-238 होता है जो आसानी से जलता नहीं, यानी फिजन रिएक्शन आसानी से नहीं करता। सामान्य रिएक्टर में यूरेनियम-235 को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन की गति को हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट की मदद से धीमा करना पड़ता है। इसमें थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है, जबकि 99.3% यूरेनियम-238 वेस्ट बन जाता है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ऐसा नहीं होता और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की गति को धीमा नहीं करते, इसीलिए इसे फास्ट कहते हैं। जब ये तेज गति का न्यूट्रॉन उस भारी और बेकार यूरेनियम-238 से टकराते हैं तो एक चमत्कार होता है। यूरेनियम-238 टूटने के बजाय उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली ईंधन में बदल जाता है, जिसे प्लूटोनियम-239 कहते हैं। यानी ये रिएक्टर बिजली तो बनाता ही है, साथ ही जितना ईंधन खर्च करता है उससे ज़्यादा ईंधन पैदा करता है, यानी ब्रीड करता है। इसीलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्टर में हम हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए, और यही हैवी वाटर या ग्रेफाइट रिएक्टर को ठंडा करते हैं, जिससे रिएक्टर के गर्म होकर फटने की संभावना नहीं होती। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हमें न्यूट्रॉन की गति को तेज रखना है, साथ ही रिएक्टर को गर्म नहीं होने देना। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सोडियम मेटल का, एक ऐसा मेटल जो एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन की गति को इफेक्ट नहीं होने देता। लेकिन हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि सोडियम मेटल मॉइस्चर और एयर के साथ बहुत ही तेज रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके जलने लगता है। और जब बात 1750 टन की हो तो कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और यही सोडियम वजह बनता है जापान के मोन्जो रिएक्टर के बंद होने का, क्योंकि वहाँ पर सोडियम लीक से आग लगी थी और इसी वजह से दुनिया के कई सारे देश इस टेक्नोलॉजी में फेल हो गए। और यही वजह है कि भारत जब इसमें कामयाब हुआ तो इतिहास बन गया। और फिर आता है तीसरा स्टेज। एक बार जब स्टेज 2 से हमें पर्याप्त यूरेनियम-233 मिल जाएगा तब हम स्टेज 3 शुरू करेंगे। स्टेज 3 के रिएक्टरों में सिर्फ यूरेनियम-233 और थोरियम डाला जाएगा, जो एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन जाएगा और इस तरह हमें सैकड़ों सालों तक एनर्जी मिलती रहेगी। उन्होंने वो देखा जो उस वक्त किसी को दिखता नहीं था, एक प्लान बनाया जब कुछ भी मौजूद नहीं था। फिर हमारे देश के साइंटिस्टों ने उस प्लान के बीड़े को अपने कंधों पर रखा और आगे बढ़ते गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया कि भारत के साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करें जिनको लगता है कि भारत में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।